जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर के साथ शुरुआत। अमरनाथ यात्रा को रद्द नहीं किया गया है। कुछ देर पहले उपराज्यपाल के साथ बोर्ड मीटिंग के बाद प्रेस नोट से यह खबर आई थी कि इस साल अमरनाथ यात्रा को रद्द किया गया है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर सूचना विभाग ने इस खबर वाली प्रेस नोट को वापस ले लिया है। यानी अमरनाथ यात्रा रद्द करने के फैसले को वापस लिया है। 23 जून से शुरू होनी है अमरनाथ यात्रा। ऐसे में काफी वक्त अभी है और शायद इसीलिए रद्द करने के फैसले को फिलहाल प्रेस नोट के जरिए जो सामने रखा गया था वापस ले लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाएं लगी हुई हैं, लेकिन अब यूपी वालों के लिए दिल्ली दूर हो गई है। दोनों ही तरफ से सीमा सील कर दी गई है। गाजियाबाद से तो पहले सोमवार की रात को ही बॉर्डर सील कर दी गई थी, लेकिन अब दिल्ली और नोएडा में भी बॉर्डर सील करने की नौबत आ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। सीमाएं सटी हुई हैं, लेकिन दिल्ली अब दूर हो गई है। यूपी से दिल्ली में आना और दिल्ली से यूपी में जाना मना हो गया है। पहले गाजियाबाद जिले ने दिल्ली से सटी अपनी सीमाएं सील कर दी और अब नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। नोएडा से दिल्ली जाने वाली सभी सड़कों पर सीमा के पास बैरिकेडिंग लगा दी गई। नोएडा सेक्टर 15A की सड़क हो या फिर DND फ्लाईवे, महामाया फ्लाईओवर हो या फिर वसुंधरा एन्क्लेव और झुंडपुरा बॉर्डर, दिल्ली की तरफ जाने वाली हर सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। नोएडा से दिल्ली आने जाने पर मंगलवार रात में पाबंदी लगी तो सड़कों पर वाहनों की कतार लग गई। DND ओखला रोड नोएडा सेक्टर 14 में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। बहुत लोगों को बॉर्डर सील होने का पता ही नहीं था और वो जाम में फंस गए। मैं DND पर मौजूद हूँ। आप यहाँ देखिए कि एक लेन कर रखी है, जिसकी वजह से एक लंबा जैम जो है यहाँ पर एक तरह से कहा जाए पैदा हो गया है। और यहाँ पर आप देखिए लंबी ट्रेल जो है वाहनों की यहाँ पर लग गई है। और फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर हर आने जाने वाले की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। ज़्यादातर गाड़ियों की यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको अलाउ नहीं किया जा रहा, और जो असेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं उन्हीं को सिर्फ ये अलाउड है। और आप देखिए काफ़ी सख्ती की गई है नोएडा प्रशासन की तरफ से। दिल्ली यूपी बॉर्डर सील है, लेकिन बहुत जरूरी 6 सेवाओं को थोड़ी राहत दी गई है। कोविड-19 के दौरान सेवाओं में लगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उन सरकारी कर्मचारियों को छूट मिलेगी जिनके लिए पास जारी किया गया है। दिल्ली यूपी सीमा पर एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। जरूरी सामान लाने ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। भारत सरकार में उप सचिव या उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को गृह मंत्रालय के पास के साथ छूट होगी। ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर जिन्हें नोएडा में जरूरी और इमरजेंसी सेवाएं देनी हो, उन्हें भी नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को भी जिला सूचना अधिकारी से पास बनवाना होगा। सभी मीडिया घरानों को ये बता दिया गया है कि वो अपने अपने ऐसे कर्मचारी और स्टाफ की फहरिस्त DM कार्यालय में जमा कर दें, ताकि उनके लिए पास बनाए जा सकें। ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर आर पार करके अपने काम के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। लिहाजा जिनके पास नहीं, उन तमाम लोगों को यहाँ से दूर ही रहना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सिर्फ 6 तरह के इमरजेंसी वाहनों को इजाजत दी है। 6 कैटेगरीज बहुत क्लियरली मेंशन किए गए हैं और उस कैटेगरी में जितने लोग हैं उन कैटेगरी के लोगों को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, बाकी सब लोग वापस कर रहे हैं। चूँकि जो डिसीजन है जो यहाँ की स्थिति को देखते हुए लिया गया है, और मुझे लगता है कि जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं सभी गाड़ियों से हम लोग कुछ स्क्रीन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप कोई सर्विस या हमारे 6 कैटेगरी में नहीं है तो आप लोग वापस जाइए। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने दिल्ली बॉर्डर को सील करने का फैसला स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट आने के बाद किया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कहा गया था कि नोएडा में कोरोना पॉजिटिव के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मामलों में उनकी तादाद ज्यादा है जिनका किसी न किसी रूप में दिल्ली से संबंध रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नोएडा और दिल्ली के बीच आना जाना बहुत हो रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस फैलने के मामले लगातार बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिले को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लोगों के दिल्ली आने जाने पर पाबंदी जरूरी है।
इससे पहले गाजियाबाद जिला प्रशासन ने दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्तों पर सीमा के पास रोक लगा दी थी। वजह यही बताई थी कि गाजियाबाद में कई ऐसे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जो दिल्ली से गाजियाबाद आए हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में आवागमन पूरी तरह से नियंत्रित है। बॉर्डर पर पूरी सख्ती की जा रही है और सख्ती का असर ये है कि जो लोग अनावश्यक दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में आवागमन कर रहे थे उनकी संख्या में काफी कमी आई है। गाजियाबाद और नोएडा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 100 से पार पहुंच चुकी है। इनमें से कई संक्रमित ऐसे हैं जिनका दिल्ली आना जाना कई बार हुआ है। यही वजह है कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने दिल्ली से सटी सीमाएं सील कर दी हैं। चिराग गोठी के साथ संजय शर्मा, नोएडा, आज तक। दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, तमाम जगहों पर एक के बाद एक कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे हैं। दरअसल जानकारी यह आ रही है कि दिल्ली से कुछ ना कुछ संपर्क उन लोगों का था जिनकी वजह से नोएडा में अचानक आंकड़े बढ़ रहे थे और प्रशासन ने इसीलिए यह फैसला लिया दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील करने का। यूपी से दिल्ली जाना या फिर दिल्ली से यूपी में दाखिल होना आम लोगों के लिए फिलहाल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमाएं दिल्ली से लगी हैं और अब इन दोनों जिलों के प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान दिल्ली यूपी सीमा पर सख्ती की डबल डोज दे दी है। रामप्रस्थ बॉर्डर पर किस तरीके से दिल्ली से आने वाले लोगों को, साथ ही जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाते हैं, उनकी पूरी तरीके से चेकिंग की जाती है। इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी सामान को ही सिर्फ जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सामान है उसकी पूरी छानबीन पुलिस के जरिए की जा रही है। इसमें आवश्यक सामग्री है और उसकी छानबीन करने के बाद ही जाने दिया जाएगा। तो इस तरीके के कदम अलग अलग जगहों पर उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले गाजियाबाद जिला प्रशासन ने सोमवार की रात अपनी सीमाएं सील की थी। दरअसल गाजियाबाद में 6 ऐसे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जो किसी न किसी काम से दिल्ली गए थे। गाजियाबाद के सीएमओ ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद प्रशासन ने एपिडेमिक एक्ट के तहत सीमाएं सील करने का आदेश जारी कर दिया। 50% से अधिक गाड़ियां जो चल रही थी अनावश्यक तौर पर या ऐसी गाड़ियां अनावश्यक रूप से निकल के आ रही थी, वे गाड़ियां आज नहीं आ रही हैं। हम लोगों ने कल एक दूसरी सेपरेट लेन बनाई थी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए, वो ऊपर से लेन बन गई है। सारी गाड़ियां ऊपर से जा रही हैं। आज भी आप देख रहे हैं एक भी गाड़ी, मोटरसाइकिल किसी भी दशा में बगैर चेकिंग के अधिकृत जो हैं वही जा रहे हैं। दिल्ली और उससे लगी यूपी की सीमा के दोनों जिलों में अगर पिछले 5 दिनों के कोरोना संक्रमण के आंकड़े देखें तो दिल्ली में 2156 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। 5 दिन पहले 17 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मामलों की तादाद 1707 थी। यानी 5 दिनों में दिल्ली में कोरोना के 449 नए पॉजिटिव केस आ गए। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 102 है। 5 दिन पहले 17 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर जिले में 92 कोरोना पॉजिटिव केस थे। यानी 5 दिनों में गौतम बुद्ध नगर जिले में 10 नए पॉजिटिव केस आ गए हैं। इसी तरह गाजियाबाद में 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 दिन पहले गाजियाबाद जिले में सिर्फ 29 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। यानी पिछले 5 दिनों में कोरोना के 17 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आंकड़े साफ बता रही हैं कि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद में 46 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनमें से 17 लोग ठीक हो गए हैं। 33 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन को डर था कि दिल्ली की आबोहवा में फैला कोरोना कहीं यूपी की सरहद में घुसकर कोहराम न मचा दे। गाजियाबाद में मयंक गौड़ के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग महाराष्ट्र में हैं, लेकिन इनमें भी आधे से ज्यादा तो सिर्फ मुंबई के 180 धारावी के। आज सेंट्रल टीम भी पहुंची मुंबई, जिसने धारावी में जाकर, पुणे में जाकर जायजा लिया कि आखिर इतने मामले यहां पर क्यों बढ़ रहे हैं। चमचमाती माय नगरी के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना के नाग ने अपना फन फैला लिया है। हालात बिगड़े तो केंद्र सरकार की तरफ से भेजी टीम ने धारावी की बस्तियों का जायजा लिया।
इस टीम ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग को जरूरी सलाह भी दी। छोटे मोटे सुझाव जरूर है, वो सुझाव के ऊपर हम जरूर ध्यान देके खासकर क्वारंटीन फैसिलिटीज बढ़ाने का काम हम धारावी के लिए स्पेशली करेंगे। कमिश्नर को बोला हूँ। आखिरी सवाल सर, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है आज के दिन में? नहीं, ये यहाँ का कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली फॉलो करना, जैसा कि भाई यहाँ के जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनको आइसोलेट करना। महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा 5,221 कोरोना संक्रमित हैं। सिर्फ मुंबई में ही 3400 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। अकेले धारावी में अब तक 180 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में 5-5 सदस्यों की 2 टीमें भेजी हैं। केंद्र की एक टीम ने पुणे के हालात का जायजा लिया तो दूसरी टीम ने मुंबई में अलग अलग जगहों पर पड़ताल की। ग्राउंड जीरो में आखिर कैसी तैयारियां हैं, लोगों के लिए क्या किया गया है? कंटेनमेंट जोन की तो बात करी गई है, लेकिन हाई रिस्क जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सेपरेट किस तरीके से किया जा रहा है, लोगों को क्या बताया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में उन्हें कैसे समझाया जा रहा है, आखिर नंबर नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, ये तमाम जो सवालात थे बीएमसी के अधिकारियों के सामने रखे गए। धारावी में कोरोना संक्रमण ने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा दी है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए धारावी को सील कर दिया गया है। न तो कोई अंदर से बाहर आ सकता है और न ही कोई बाहर से अंदर जा सकता है। पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। डॉक्टर्स के सबसे बड़े संगठन आईएमए ने आज सांकेतिक रूप से विरोध करने का फैसला लिया था, लेकिन गृह मंत्री से उनकी बातचीत हुई और दोपहर होते होते नया कानून सामने आया है। जी हां, कानून में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई स्वास्थ्य कर्मियों या डॉक्टर्स पर हमला करेगा तो 3 महीने से 7 साल तक के लिए जेल हो सकती है। शहर बेशक अलग अलग हैं, लेकिन हमला झेलने वालों का कर्तव्य और धर्म एक ही है, बीमार और जरूरतमंद मरीजों का इलाज, वो भी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर। कोरोना काल में कोरोना कर्मवीर बनकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे देश के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्र सरकार सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है और हमला करने वालों को साफ कह दिया, अब और बर्दाश्त नहीं। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ to 7 years। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। अंग्रेजों के जमाने में बने 123 साल पुराने कानून में बड़ा बदलाव करके सरकार ने एक साथ 2 संदेश दिया है। पहला ये कि धरती पर डॉक्टर के रूप में इन फरिश्तों की सुरक्षा के प्रति वो दृढ़ संकल्प है, और दूसरा ये कि इंसान की शक्ल में हमला करने वाले शैतानों का इलाज ऐसे ही सख्त फैसलों से होगा। दिल्ली से पोलोमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबरों की शुरुआत कोरोना के मामलों के साथ। महाराष्ट्र में एक बार फिर नए सिरे से मामलों में जबरदस्त रफ्तार सामने आई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 431 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 269 मौतें हुई हैं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 232 नए मरीज हैं। अकेले मुंबई में देखिए 161 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से, और महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 5,649 मरीज। कितने झूठ बोल रहा है मौलाना साद, आइए आपको दिखाते हैं। इस इंटरव्यू में एक के बाद एक दावे और सब के सब धराशायी हो रहे हैं। मौलाना साद तो अब ये भी कह रहा है जमातियों से कि ठीक होने के बाद प्लाज्मा दीजिए, प्लाज्मा थेरेपी के लिए। क्या इसी के जरिए बचने की कोशिश है मौलाना साद की? किसी कुएं में गिर जाने वाले को कुएं से निकालना और उसकी जान बचाना हर उस शख्स का फरीजा है जो इसको निकालने की इस्तात रखता है। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ
कि हर मुसलमान और ख़ुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं। मौलाना साद ने जारी किया नया ऑडियो। तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। मौलाना साद ने निकाली बचने की तरकीब। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ। मौलाना साद ने कहा जमाती अपना खून डोनेट करें। प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। कोरोना संक्रमितों के लिए जमातियों से प्लाज्मा देने की अपील। प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। अब मौलाना साद का कोई हथकंडा काम नहीं आएगा। कोरोना से देश सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है, लेकिन इस जंग में निजामुद्दीन मरकज से निकले जमातियों ने कोरोना का ऐसा विस्फोट किया कि पूरे 23 प्रदेशों में हड़कंप मच गया। अब तक हजारों जमाती पकड़े जा चुके हैं तो सैकड़ों जमाती छिपे बैठे हैं और छिपा बैठा है इन जमातियों को कोरोना करियर बनाने वाला मरकज का हेड मौलाना साद भी। लेकिन मौलाना साद ने जो गुनाह किया है उस गुनाह से अपना दामन छुड़ाने के लिए वो नई नई तरकीबें खोज रहा है। जी हाँ, अब मौलाना साद जमातियों के लिए नया संदेश लेकर हाजिर हुआ है। किसी कुएं में गिर जाने वाले को कुएं से निकालना और उसकी जान बचाना हर उस शख्स का फरीज़ा है जो इसको निकालने की इस्तात रखता है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और ख़ुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं। तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। मौलाना साद ने क्या खूब दिमाग का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमित का सफल इलाज किया। बस मौलाना साद ने यही बात पकड़ ली। मौलाना की पूरी साजिश से पर्दा उठाएं, उससे पहले आपको प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है वो बता देते हैं। इंसान के खून में 4 चीजें होती हैं। पहली रेड ब्लड सेल, दूसरी व्हाइट ब्लड सेल, तीसरी प्लेटलेट्स और चौथी प्लाज्मा। प्लाज्मा खून का तरल यानी लिक्विड वाला हिस्सा होता है। शरीर में किसी वायरस के आ जाने पर प्लाज्मा ही एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। तो क्योंकि कोरोना भी शरीर में बाहर से आने वाला एक वायरस है, ऐसे में हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनाता है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है रक्त में मौजूद प्लाज्मा की। आपका शरीर कितनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनाने में कारगर है, यही बात कोरोना को हराने के लिए जरूरी है। शरीर अगर जरूरत के अनुसार एंटीबॉडीज बना लेता है तो ठीक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण होता है और वो इस जंग में जीत जाता है तो वो भी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। ऐसा इंसान कोरोना नेगेटिव आने के 2 हफ्ते बाद ही प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और ये प्लाज्मा बीमार या संक्रमित शरीर में जाकर फिर से अपना काम शुरू करते हैं और मरीज को ठीक करने में मदद करते हैं। मौलाना साद ने बचने के लिए प्लाज्मा वाली खूब तिकड़म निकाली है, लेकिन ये सब जानते हैं कि मौलाना साद के इस अपील के पीछे मकसद क्या है। देखिए, ये गुमराह कर रहे हैं और मौलाना साद को खुद सामने आना चाहिए सबसे पहले और खुद सामने आके बताना चाहिए। आप लीड कर रहे हैं जमात को पूरी और मरकज़ को लीड कर रहे हैं और आप ही गायब हैं। और आप कभी अपना वीडियो भेज देते हैं, कभी कोई लेटर भेज देते हैं, कभी कोई बात कह देते हैं, सिर्फ इसलिए
कि आपके केसेस हल्के हो सके। मौलाना साद जानता है कि अब उसे अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। ईडी से लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उससे सवाल जवाब करना चाहती है, लेकिन मौलाना साद बाहर आने के बजाय रोज एक नया ड्रामा कर रहा है। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने अपना पहला इंटरव्यू दिया है, जिसमें उसने कहा है, यह कहना गलत है कि मैं किसी से छिपा हूं। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैं दिल्ली में क्वारंटीन था। कानून प्रवर्तन एजेंसियां इससे पूरी तरह अवगत हैं। यही कारण है कि इस अवधि के दौरान भी आईओ से 2 नोटिस दिए गए और उन्हें पहले से ही जवाब दे दिया गया है। आईओ ने मुझे कोविड-19 का टेस्ट कराने के लिए कहा, जो कि प्रक्रिया में है और इसका परिणाम जल्द ही आ जाएगा। मेरे बेटे की उपस्थिति में मेरे घर में भी खोजबीन की गई, जो क्वारंटीन नहीं है। अगर मैं छिपा होता तो ये कैसे होता? लेकिन मौलाना साद का झूठ यही पकड़ा जाता है। आज तक से बातचीत में खुद मौलाना साद के बेटे ने कहा था उनके पिता का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। नमस्कार जनाब। ये आपके फादर कैसे हैं अभी मौलाना साद साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मौलाना साद हर रोज रंग बदल रहा है। उसे पता लग चुका है कि उसका बचना नामुमकिन है, तो वो तरह तरह के हथकंडे आजमा रहा है और कोरोना के इलाज में जमातियों से सरकार का साथ देने की बात कर रहा है। आज तक ब्यूरो। अब आइए आपको दिखाते हैं अलीगढ़ की तस्वीरें, जहां लॉकडाउन के दुश्मन और कोरोना वॉरियर्स आमने सामने थे। पुलिस वालों के साथ आमने सामने की ऐसी भिड़ंत। कोरोना वायरस से जंग के बीच एक जंग और चल रही है। जी हां, लॉकडाउन के दुश्मनों से। तस्वीरें अलीगढ़ के भुजपुरा की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पत्थर बरस रही हैं। एक तरफ भीड़ है, दूसरी तरफ पुलिस वाले और नगर निगम के कर्मचारी हैं। दोनों तरफ से ईंट पत्थरों की बरसात हो रही है। इस पुलिस वाले को देखिए कैसे खूनम खून हो गया है। इस पुलिस वाले का रुमाल भी देखिए पूरा खून से लाल हो चुका है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच ये जोरदार भिड़ंत क्यों हुई। अलीगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र भुजपुरा में लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बाजार खुलने की छूट दी गई है। नियमों के तहत लोगों को इन्हीं 4 घंटों में जरूरत का सामान खरीदने की इजाजत है, लेकिन भुजपुरा मंडी में जब टाइम खत्म होने के बाद भी दुकानें बंद नहीं की गईं, तो पुलिस ने उन्हें लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा। बस इसी बात पर पुलिस और दुकानदारों के बीच बहस हो गई और सब्जी के ठेले वाले हमलावर हो गए। दुकान बंद कराने के दौरान 2 सब्जी वाले आपस में लड़ रहे थे। इस बीच में उनको आपस में इनमें पथराव हो गया। उनको छुड़ाने के लिए जब हमारा कर्मचारी अंदर गया, जुनैद सिपाही, तो उसको पत्थर लगा जिससे वो घायल हो गया। इस पर घायल होने के बाद जब दुकान को बंद कराया जा रहा था, 5 मिनट बाद कुछ लोग 10-15 लोग इकट्ठा होकर फिर पुलिस को पथराव कर दिए। यद्यपि उसमें किसी को चोट नहीं लगी और तत्काल स्थिति को 2 मिनट के अंदर नियंत्रित कर लिया गया। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। साथ ही पुलिस उन लोगों को तलाश रही है जिन्होंने पथराव किया। अलीगढ़ के भुजपुरा में पथराव रुका तो यहाँ के जलालपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में लोग लॉकडाउन को तोड़कर सड़कों पर निकल आए। हम आपको बता दें कि जलालपुर में 2 दिन पहले लॉकडाउन तोड़ने के चलते एक सब्जी वाले को डंडों से बेहिसाब पीटा। 18 साल के लव कुश को काफी चोटें आईं, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद लोग पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जलालपुर चौकी के दरोगा जी हैं, उन्होंने उसको डंडा मार दिया कमर में। वो रीढ़ की हड्डी में लग गया डंडा, तो इसके पेट में दर्द हो गया कमर में, कमर से और छाती तक दर्द पहुंच गया, मांस फट गया वो। उसके बाद में कहा उसी दिन हम मेडिकल ले गए। मेडिकल वालों ने कल सुबह
5 बजे उसकी छुट्टी कर दी इमरजेंसी से। सुबह के टाइम में 4 बजे इसको फिर बेचैनी हुई है, तो इसको फिर हॉस्पिटल ले गए। प्राइवेट तो सारे बंद थे, सारे में ले गए, सब में मना कर दिया। लास्ट में फिर वहीं मेडिकल ले गए। मेडिकल वाला ले जाते इसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने लोगों को जांच का भरोसा दिया है और भीड़ को समझा बुझाकर सड़क से हटा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो पुलिस को दें। अकरम खान के साथ शिवम सारस्वत, अलीगढ़, आज तक। ये तो यूपी अलीगढ़ की तस्वीरें थी, लेकिन बंगाल और बिहार में भी आज कोरोना वॉरियर्स और लॉकडाउन तोड़ने वाले आमने सामने थे। लेकिन यहां पर वजह अलग थी, भूख। राशन नहीं मिलने की वजह से पुलिस के साथ ऐसा किया। ये भूख की जंग है जो लॉकडाउन के बीच पुलिस और पब्लिक के बीच छिड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कैसे पुलिस और लोगों के बीच भयंकर गुत्थम गुत्था हो रही है। बीच सड़क पर लात, घूंसे, डंडे सब बरस रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी के चलते देश में जारी लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में पुलिस और स्थानीय लोगों में भिड़ंत हो गई। जानकारी के मुताबिक 24 परगना जिले में स्थानीय लोग राहत सामग्री और खाने पीने के सामान की मांग कर रहे थे और इसे लेकर लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। भीड़ को बढ़ता देख बादुरिया पुलिस स्टेशन के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद पुलिस और लोगों के बीच जबरदस्त हाथापाई हो गई। बिहार की राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में भी यही हुआ। राशन न मिलने की वजह से सैकड़ों महिलाएं लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर आ गईं। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राशन नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, कहां से बाल बच्चे लेके खाएंगे? 100 को बच्चा है, महीने की मिलता पैसा नहीं है कि हमने सब। सवाल यह कि लॉकडाउन में राशन की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों लोगों को राशन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? नॉर्थ 24 परगना से इंद्रजीत कुंडू के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। डॉगी के लिए पुलिस से भिड़ंत और सड़क पर जो ड्रामा हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। कहिए 112 पे कॉल, मुझे बताइए कितना आपका 112 रिस्पॉन्ड कर रहा है? मर जाए कुत्ता हमारा, कुत्ता मर जाए। बॉम्बे पुलिस ने मारा है ना कुत्ता वहाँ पर, पता है फील्डर पे आया था, अपोलोजाइज कर चुकी है इंडियन पुलिस उसके लिए। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में पुलिस वाले बड़े लोगों से कुछ न कहें और कुछ कह दिया तो झट से पुलिस वाले से ही नाम पता पूछने लगते हैं। रौब ऐसा है कि कमिश्नर साहब भी अपनी टीम को ऐसे नहीं डांटेंगे। जी हाँ, लखनऊ में लॉकडाउन के बीच 3 महिलाएं अपने कुत्ते को लेकर निकली। पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग पर रोका तो गलती मानने के बजाय सीधे हावी हो गई। सर यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, बात करिए। हेलो सर, ये यहाँ सड़क पे पुलिस ने रोका हुआ है एंड ये जाने नहीं दे रहा। आप एक बार बात कर लीजिए, हम बहुत हैरेस कर रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। अगर उसका सर्जरी हुआ है, वो ड्राइवर है, मेरा कुत्ता है, नहीं जाती है। सर इनको प्लीज बता दीजिए, हम ब्लड टेस्ट करवा के आए हैं। आपके पास है मेरा, प्लीज, बिकॉज आपने अपने को पर्ची दी। इन महिलाओं ने पुलिस पर ऐसा रोब झाड़ा कि पूरे लॉकडाउन में पुलिस वालों पर किसी ने नहीं झाड़ा होगा। तो यहाँ पर ये जो देख सकते हैं कि एक इस इलाके में रोका गया है इन्हें, और बाकायदा पुलिस वालों का कहना है कि 3 महिलाएं गाड़ी लेकर के चल रही थी। हालांकि इनका डॉगी बीमार था और ये कह रहे हैं कि इनके पास वो पर्चा भी है जो ये लेकर के डॉक्टर के पास जा रही थी। लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि इनके पास पास है और इनके पास लोग ज्यादा एक गाड़ी में सफर कर रहे थे। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।